Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। आपके कल हमने पिछले भाग में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चंस की। आज वहीं को उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO। कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO कॉमा Na2O Na2O K2CO3। हमें दिया है Zn का एटॉमिक मास 65 यूनिट, Na का एटॉमिक मास 23 यूनिट, कॉपर का एटॉमिक मास 12 यूनिट, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट। ठीक है ना, ये हमें दिया है, हमें फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है सभी का। तो पहला हमारे पास है ZnO का, है ना। हमें पता है Zn का कितना होता है 65, O का कितना होता है 16, है ना। तो 6 5 11 1 6 7 8 81 यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपके पास ZnO का 81 यूनिट। ठीक है ना, चलिए अगला है Na2O। Na23 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन 16, 46 और प्लस 16 कितना हो गया 6 6 12 2 4 5 1 6 62 यूनिट। थर्ड है आपके पास K2CO3 K2CO3 K का कितना दिया है हमारे पास, K का हमें दिया है 39 यूनिट, 39 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, 39 2 जा 58, 2 9 जा 18 8, 2 3 जा 6, सॉरी 39 2 जा 78, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 7 प्लस 12 16 3 जा 48, 8 और 2 10, मतलब 8 8 16, 8 8 16 16 और 2 आपका 18, है ना। कैरी ओवर 1 4 1 5 1 6 7 और 6 13, 138 यूनिट आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपके पास क्या था, ऐसे हमें फॉर्मूला यूनिट मास निकालना होता है। मॉलिक्यूलर मास जैसे ही है ना, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास भी निकलता है। बस इसको फॉर्मूला जो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना होता है, फॉर्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल होता है, उसका हमें निकालना होता है। अब दिया कि इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, if 1 mole of carbon atom 1 mole of carbon atom 1 mole of carbon atom weigh 12 ग्राम, 1 mole of carbon atom weighs 12 ग्राम। एक मोल ऑफ कार्बन एटम में अगर क्या है 12 ग्राम है, तो व्हाट इज द मास ऑफ what is the mass of what is the mass of what is the mass of one atom of carbon, mass of
1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, एक एटम ऑफ कार्बन का हमें मास बताना है। ठीक है, तो अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में 12 ग्राम आते, 1 मोल कार्बन एटम में 12 ग्राम आते, तो एक एटम का हमें मास बताना है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि 1 मोल में हमको दिया है, 1 मोल में 12 ग्राम दिए हैं, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं, सब 1 मोल में इतने ही होते हैं। यही हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट, है ना। तो इतने एटम में 12 ग्राम है, हमें एक एटम का मास बताना है। तो इतने में अगर 12 है, एक एटम में कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा, है ना। एक एटम में हमारे पास इतना हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लो। ठीक है ना, अब इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 23 है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर आपके पास 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, है ना। तो ये ऐसे आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 6,022, और 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा, माइनस 10 की पावर 23 हो जाएगा। अब आप डिवाइड करो जरा 12,000 को 6022 से, तो ये आपके पास लगभग आएगा, आपके पास आएगा ये 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर -23, है ना, इतना ग्राम। तो एक एटम का जो मास है कार्बन के, एक एटम का मास लगभग आपका 1.99 इंटू 10 पावर -23 ग्राम के आसपास है ना। आए बात समझ में? तो इस तरीके से हमने ये किया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम? which has more number of atom, किसके नंबर ऑफ एटम आपके ज्यादा है? 100 ग्राम ऑफ सोडियम में है ज्यादा, 100 ग्राम ऑफ Na में ज्यादा एटम है, या 100 ग्राम ऑफ आयरन में ज्यादा एटम है? 100 ग्राम ऑफ आयरन में ज्यादा एटम है। किसमें आपके एटम ज्यादा ही हमें बताने हैं, ठीक है ना। 100 ग्राम में ज्यादा है, या 100 ग्राम सोडियम में ज्यादा है, 100 ग्राम आयरन में ज्यादा है, ठीक है ना। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम हमें ये बताने हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे मोर नंबर ऑफ एटम? हमें मोर नंबर ऑफ एटम के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। चलिए, तो हमें पता है क्या चीज, आपका सोडियम की 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? हमें 100 ग्राम ऑफ Na में बताना है ना, कितने, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, है ना। तो हमें पता है कि सोडियम का 23 ग्राम होता है ना। 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं। हमें ये बताया गया है कि 23 ग्राम ऑफ Na इक्वल टू इतने एटम। तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने हो जाएंगे? 1 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम हो जाएंगे, है ना। 1 ग्राम अपॉन 23, 23 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में इतने हमें बताना है, 100 ग्राम में बताना है। 100 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम होंगे? तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 23, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो कैसे करेंगे? यहाँ से आप पॉइंट हटा लो, नीचे आपके पास 10 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, 6022 को 23 से अगर डिवाइड करके देखें कितना आता है। 6022 को आप 23 से डिवाइड करें तो ये आता है आपके पास 261.8 आ रहा है, इंटू ऊपर आपके पास 23 और 2 जीरो और 25, और ये 10 के बाद 3 ऊपर जाएगा, तो 25 में से 3 गए 22, 10 की पावर 22 हो जाएगा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, इधर शिफ्ट करते हैं 2.618 इंटू, जब आप लेफ्ट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो पावर इंक्रीज करती है, तो आपने 2 शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी।
तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम में 2.168 इंटू 10 की पावर 24 एटम है। अब हमें आयरन के बारे में बात करने की, आयरन में कितने होते हैं। तो आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो 56 ग्राम होता है। तो 56 ग्राम ऑफ आयरन इक्वल टू हाउ मेनी एटम, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम। 56 ग्राम of iron equal to this much of atom. So 1 gram of iron equal to how many atom? 1 gram of iron equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 divided by 56. 100 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने हैं, 100 ग्राम ऑफ आयरन में सॉरी कितने हैं। तो 100 ग्राम आयरन में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 56 है ना, 56 हो जाएगा। यहाँ से आप पॉइंट हटा लो, नीचे 10 की पावर 3 हो जाएगा है ना। तो 6022 को जब डिवाइड करो आप 6022 डिवाइडेड बाय 56 तो ये आ रहा है 107.53 इंटू आप देखो ऊपर 23 और 2 25 और 3 ऊपर जाएगा 25 में 3 गया 22 10 की पावर 22 हो गया। अब इधर शिफ्ट करेंगे आप लेफ्ट की तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए 1.0753 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे क्योंकि लेफ्ट की तरफ गया 24 हो जाएगा इतने एटम। अब आप देख लो कि आयरन में 1 पॉइंट समथिंग है और सोडियम में 2 पॉइंट समथिंग है। तो किस में ज्यादा है, तो सोडियम में कितने होते हैं, ज्यादा एटम होते हैं है ना। तो सोडियम में 100 ग्राम सोडियम में ज्यादा एटम है एज कम्पेयर टू आयरन है ना, एज कम्पेयर टू आयरन। तो 100 ग्राम सोडियम में ज्यादा एटम होते हैं एज कम्पेयर टू आयरन। तो मेरे ख्याल से आप उसको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है ना। सिंपल था, आपको बस मोल कंसेप्ट लगाना है और आपको ये सवाल करना है, जिस तरीके से पूछा गया उस तरीके से आपको ये बताना है, ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ आयरन है, तो 100 ग्राम ऑफ आयरन में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ आयरन में इतना है, तो 100 ग्राम में 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है ना। तो इतना आया, जब आप क्या करोगे पॉइंट हटाओगे 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, 56 को 6022 से डिवाइड करो तो 107.53 आ जाएगा। ऊपर देखो 23 और दो दशमलव यहाँ पर है, सॉरी 2 जीरो है, तो 23 और 2 25 और यहाँ से 3 ऊपर गया माइनस हो जाएगा 22। अब इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लाएंगे, लेफ्ट की तरफ 1.0753 और जब लेफ्ट की तरफ लाते हैं तो पावर इंक्रीज होती है, तो 22 की जगह 24 हो गए है ना। इस वजह से हमने कहा कि भाई किस पे ज्यादा एटम है, 100 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने हैं 2 पॉइंट समथिंग है और 100 ग्राम ऑफ आयरन में कितने हैं 1 पॉइंट समथिंग है। तो ज्यादा किस में हो गए, आपके पास 100 ग्राम ऑफ सोडियम में ज्यादा हो गए, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ अ कंपाउंड, एक हमारे पास कंपाउंड है बोरोन और ऑक्सीजन का हमारे पास कंपाउंड है, कितना है वो 0.24 ग्राम है। उसमें कितना बोरोन है 0.096 बोरोन पाया गया, 0.144 ऑक्सीजन पाया गया। हमें बताना है कि परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड की क्या है ना। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ बोरोन, जितना बोरोन है वहां पे मौजूद, कितना बोरोन है 0.096 इतना बोरोन वहां पे मौजूद है और टोटल कितना है वो 0.24 है, 0.24। इसको आप इंटू 100 हम करते हैं ऐसे है ना, इंटू 100 करते हैं। तो आप सॉल्व करोगे इसको, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लग जाएगा 2 जीरो लग जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओ ऊपर भी 2 जीरो लग जाएंगे, नीचे आपके 3 जीरो ऊपर 2 जीरो है ना। तो आप 96 को 24 से जब आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, ये आपके पास ये जाएगा आपके पास 24 से कितना टाइम्स होता है 4 4 से 16 है ना, 96 टाइम, हाँ 24 4 जा 96 होता है, 24 4 जा 96 4 और आपके पास 3 जीरो से 2 एक 3 कटा तो 40% आ गया आपके पास, कितना आ गया 40। कंपोजिशन ऑक्सीजन का भी बताना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जितना ऑक्सीजन हमारे पास है 0.144 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास है ना। टोटल कितना है 0.24 है, 0.24 इंटू 100 है ना। तो यहाँ से आप पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लग जाए, नीचे 1000 आ जाएगा, यहाँ से आप पॉइंट हटाओ नीचे कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएंगे है ना। 24 से कितने टाइम्स जाएगा ये, 24 से लगभग ये जाएगा आपके पास 24 6 6 4
6 टाइम जाएगा आपके पास। 24 6 जा 144, तो 24 6 जा 144, 3 0 से 2 3 कटा, 60% आ रहा है आपके पास, है ना। तो हमने देखा 40% हमारे पास बोरोन है, 60% हमारे पास ऑक्सीजन है। आपको ये करने की जरूरत नहीं भी थी वैसे, जब हमें पता चल गया कि 40% बोरोन है, टोटल 100% होता है, दो ही कंपाउंड से मिलके बना है ना हमारे पास बोरोन, ठीक है ना। बोरोन किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन से मिलके बना है, दो ही कंपाउंड है। जब बोरोन अगर हमारे पास 40% आ गया तो टोटल 100% होता है, 100 में से 40 आप माइनस कर देंगे तो 60% तो आएगा। इसको करने की आपको जरूरत वैसे नहीं भी थी, आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में किस तरीके से हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, when 3 gram carbon is burned in 8 gram of oxygen, जब 3 ग्राम कार्बन को आपने 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकला, 11 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो 11 ग्राम आपका CO2 प्रोड्यूस्ड हुआ है, और वो पूछ रहा है कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, व्हाट मास ऑफ CO2 will be formed, what mass of CO2 will be formed when 3 gram of carbon is burned, when 3 gram of carbon, when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen, 50 gram ऑक्सीजन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, विच लॉ ऑफ केमिकल, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, which law of chemical combination will govern your answer, which govern your answer, ठीक है। तो ये बात हमें बतानी है। क्वेश्चन समझ आया। 3 ग्राम ऑफ कार्बन को हमने 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया, 11 ग्राम हमारे पास CO2 निकला, ठीक है ना। कार्बन को क्या जलाया, O2 के साथ जलाया, ठीक है ना। तो क्या बना, CO2 बना। कितना ग्राम किया था ये, 3 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम हमने किया, 3 ग्राम कार्बन हमने जलाया था ना, 3 ग्राम कार्बन हमने जलाया था, 3 ग्राम कार्बन किसके साथ जलाया, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो 8 और 3 11 ग्राम आपको मिला है, 11 ग्राम, है ना। तो देखो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 11 ग्राम, और मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट जब मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो तो उसको वो क्या होता है आपके पास, कौन सा लॉ है आपके पास, किस लॉ को सेटिस्फाई करता है कि मास कैन नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, है ना। इसी लॉ को तो बताता है कि मास आपका ना ही क्रिएट होता ना ही बनता है, इस लॉ को ये सेटिस्फाई करता है। अब सेकंड केस में हमें पूछा गया कि कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो कितना CO2 मिलेगा। अब कितना कार्बन हमने जलाया है, 3 ग्राम कार्बन को बर्न किया है 50 ग्राम के साथ, 3 ग्राम को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 53 ग्राम, है ना, 53 ग्राम आ जाएगा। भाई मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, मास कैन नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, है ना। तो बेसिकली यही वो टेक्निक है इसमें, इसको करने की।
अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के आपको फॉर्मूले बताने हैं। गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट, name of element, give the name of element present in, present in, है ना। आपको क्या बताना है, नेम ऑफ एलिमेंट बताने हैं जो जो इनमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहला हमारे पास है क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम में क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो क्विक लाइम का जो फॉर्मूला है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो कौन कौन से हैं इसमें, एक तो कैल्शियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। ये आपको बताना कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। बी आपके पास है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है आपके पास, HBr। तो कौन कौन से हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम ब्रोमीन का। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चों, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। कौन कौन से सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ये आपके पास कंपाउंड इसमें है, इतने एलिमेंट है, सॉरी। अगला हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा, K2SO4, है ना। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4। कौन कौन से पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये तीन एलिमेंट इसमें। ये हमें बताने थे कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ हमारे पास मौजूद है, तो हमने बताया। तो मेरे ख्याल से समझ है आपको ये वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखे क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास ऑफ, पहला हमें बताया है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितना मास होता है। सेकेंड वन इज 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल बोल दिया हमने। चलिए तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना ग्राम होता है, 16 ग्राम, है ना। तो 0.1 में कितना हो जाएगा, 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 16 इंटू 0.1, है ना। तो 16 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर तो 1.6 आ जाएगा। 0.1 बोला, अच्छा 0.2 बोला था, सॉरी। कितना बोला था, 0.2 मोल है। 1 मोल में इतना होता है, 0.2 में कितना हो जाएगा, 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.2 से, है ना। तो 16 टू 32, एक के बाद पॉइंट, तो 3.2 हो जाएंगे, है ना। तो इतने ग्राम होते हैं, 0.2 मोल में 3.2 ग्राम एग्जिस्ट करते हैं। अगला है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 0.5 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर यानी 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2 इक्वल टू हाउ मेनी, कितना, 18 ग्राम हो जाएगा। 16 और 2 18, है ना। तो हमें बताना है 0.5 मोल में, तो 0.5 मोल ऑफ H2 इक्वल टू 18 इंटू 0.5, है ना। तो 5 8 जा 40, कैरी ओवर 4, 5 1 जा 4, 9, 9.0 ग्राम हो जाएगा, यानी 9 ग्राम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हुआ, समझ आएगा आपको कैसे ये किया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन हमें हमको क्या दिया है, एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट
एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर दिए हैं ए, बी और सी। ए का एटॉमिक नंबर दिया है, ए का हमें दिया है 9, बी का 10, 11 और सी का 13। 9, 10, 13 हमें दिया है। विच ऑफ देम विल फॉर्म अ कैटायन, विच ऑफ देम फॉर्म अ कैटायन, है ना। इनमें से कैटायन कौन बनाएगा, ठीक है ना, कौन है जो इनमें से कैटायन बनाएगा, हमें बताना कैटायन कौन बनाएगा। तो आप देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी देख लेते हैं। ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, बी की कितनी हो जाएगी 2,8, सी की कितनी हो जाएगी 2,8,3, है ना। अब ये तो स्टेबल है, ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है, ये किसी को ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा। कैटायन कौन होता है, कैटायन कौन होता है, विच क्या करता है, लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, उसको हम कैटायन बोलते हैं, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो एनायन होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ए वाला तो 2,7 है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो गेन करेगा, ये तो कैटायन हो नहीं सकता। स्टेबल है 2,8, इसको किसी से मतलब ही नहीं है। 2,8,3 हाँ ये इलेक्ट्रॉन अपने दे सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, है ना। तो कौन बनाएगा आपके पास, सी, जो आपके पास सी है वो क्या करेगा, सी विल फॉर्म अ कैटायन, है ना, क्योंकि अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये किस स्टेट में चलेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 2,8 में आ जाएगा ये, जो कि इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबल स्टेट हो जाएगी। तो इस वजह से ये क्या करके अपना कैटायन बना सकता है। तो बात समझ आएगी, तो इस तरीके से ये हुआ है। तो इस तरीके से आपने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन किए हमने, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।